तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि सीबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा और सीबीआई भी एक प्रकार से कंटेम्प्ट कर चुकी है, वो सजा का हकदार हो चुका है। एसआईटी भी कंटेम्प्ट कर चुकी है, सजा का हकदार हो चुका है। सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय और सिकरे और जितने लोग उस पार्टी में हैं, ये सभी मर्डर केस में ही इन्वॉल्व होंगे, या ये होगा कि भाई किसने हत्या की वो होगा, या ये सभी के सभी मर्डर केस में इन्वॉल्व होंगे? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, अगर किसी ने मर्डर किया और दूसरा उसका साथ दे रहा है, या तो कम से कम मतलब कैसा कि एक बॉडीगार्ड है उनका, वो मर्डर कर रहा है और सपोज आदित्य ठाकरे खड़े हैं वहां पर, तो इनका इंस्टिगेशन हो गया, इनका एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन हो गया, तो ये सब लोग उसके हकदार हो गए मर्डर के। लेकिन सपोज जो पार्टी में दूसरे बच्चे थे, वो डर के मारे, इनको डरा दिया गया, तो वो डर के मारे शांत थे, तो वो मर्डर के हकदार नहीं रहेंगे। लेकिन आईपीसी 201, 202 कि आपके सामने मर्डर हुआ, आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, आपने एविडेंस छिपाई, ये उसके हकदार होंगे। रोहन राय जैसे है वो एक्स्ट्रा क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, नीतीश राणे जी को फंसाने के लिए होगा, या तो फिर आरोपी को बचाने के लिए होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, या जो भी उसने काम किया एक्स्ट्रा आगे जाकर, तो वो फिर उनका रोल डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर फिर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने अगर उसमें ये किया था कि हाँ भाई मैं अभी इसमें आपका साथ दूंगा, आपने मर्डर किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ आप मेरे फ्लैट पे, अगर ऐसा उनका रोल मिलता है तो वो 302 के आरोपी बनेंगे। दो सवाल और पूछ लेता हूं चलने से पहले। एक तो एडीआर जो लिखाई गई और 1 महीने के अंदर कंफर्म कर दिया गया कि हाँ साहब ये एक्सीडेंटल डेथ ही था, तो उसमें आपने बहुत तकनीकी सवाल उठाया है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिशा के परिवार को कंसल्ट करना अवश्यंभावी था। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जिन जिन पुलिस वालों ने कहा किया है, उसके खिलाफ कौन सा केस होगा? जो उन्होंने नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसका क्या होगा? वो आईपीसी 166 वगैरह सेक्शन है कि नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डायरेक्शंस ऑफ लॉ, कि और इसमें टू सेव द अक्यूज्ड फ्रॉम द मर्डर चार्ज है ना, तो वो एक सेक्शन अलग से लगेगा। और क्रिएटिंग ए फुल रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आईपीसी 218 से लेकर और 192 191 जो वाली वो रेंज है परजुरी वाली, वो वाले सेक्शन, देन यूजिंग ए फोर्ज रिकॉर्ड एज जेन्युइन वन, ऐसे कई सेक्शंस लगेंगे उनके ऊपर। तो ये तो बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि वो उनके ही इन्वेस्टिगेशन को आधार बना करके आपने उन्हें फंसा दिया है, मतलब वो पूरी तरह से फंस गए हैं। वो अगर वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल डेथ था, तो उसके इंक्वायरी के प्रोसीजर में ही वो खुद को फंसा चुके हैं और इसका कोई डिफेंस नहीं होगा कोर्ट में, उनके सामने कोई डिफेंस वो पेश नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 डिफेंस तो गया, तो कोई डिफेंस का विषय नहीं है इसमें। इन्होंने क्या समझा था, इनको लगा था पब्लिक बेवकूफ है और हम ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भगवान है ना, तो ऐसा अकड़ की इसकी टिकती नहीं है। रोहन रॉय क्या अगर अप्रूवर आज बन जाता है, मान लीजिए, क्योंकि रोहन रॉय बहुत मजबूत कड़ी है इस पूरे प्रकरण में, बाकी तो बेचारे डर गए होंगे या डरा दिया गया होगा। रोहन रॉय ने एक तो वो फरार रहा और उसके बाद भी वो कोशिश करता रहा इस पूरे मामले को भटकाने का, डिस्ट्रॉय करने का। उनके माँ बाप को भी कन्विंस करके उनको डराया और एक स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं कोई बात नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। और अब उनके माता पिता का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज क्या रोहन रॉय के सामने कोई ऑप्शन है? आज क्या कोई ऑप्शन है रोहन रॉय के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट बदल ले और अप्रूवर बन जा और कहे कि भैया ये मर्डर हुआ था और ये लोग थे? अगर वो ऐसा कर देता है तो रोहन रॉय के बचने की संभावना है? देखिए, पहली चीज, रोहन रॉय को छोड़ दीजिए, ऑलरेडी एक आई विटनेस है जो पार्टी में मौजूद था, जिसने इनको देखा है। ये सारा रेप मर्डर वाली चीजें सारी, और उसने उसको, वो ये भी विटनेस है, पुलिस वालों ने उनको कैसा पीछे से बाहर निकाला, क्या किया, सब वो चीजें। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूं। चाहता है अप्रूवर होना, तो अप्रूवर का लॉ है, उसने पूरा डिटेल टेस्टिमोनी देना है। एक वो अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा कि हाँ ये कंप्लीट है और कोर्ट सेटिस्फाई हुआ, तो फिर उसको माफी दे सकते हैं।
अप्रूवर बना सकते हैं, और उनके स्टेटमेंट पे फिर उसके अगर पूरा टेस्टिमनी सही है तो फिर इन सब लोगों को फांसी हो सकती है, आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक बात तो तय हो गई कि सबूत लोग अभी तक कह रहे थे, और ये मैं आपको बताऊं नीलेश जी, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के दलाल पत्रकार जो इस पूरे केस को निपटाने में लगे हुए हैं, वो ये फैला रहे हैं कि साहब अब तो कोई एविडेंस बचा नहीं है और सबूतों के अभाव में ये सारे लोग बच जाएंगे। अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होगी तो उनका ये कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो एक्सीडेंटल डेथ था। सुशांत का भी एक्सीडेंटल डेथ था, 7 दिन के अंदर में 2 एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं। मतलब इतना इतना पापी ये लोग हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नीलेश ओझा मौजूद है वहां पे, क्यूबाइट नेटवर्क आशुतोष खड़े हैं और अर्नब गोस्वामी भी खड़े हैं। मैं अर्नब जी को फिर एक बार बधाई देता हूं कि वो फिर से उन्होंने कमान संभाल लिया है, और मैं समझता हूं कि हम दोनों काफी हैं इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए। और अगर नीलेश जी और आपके 50 वकीलों की टीम जो रात दिन काम कर रही है, जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें उन ईमानदार पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के और कुछ है कई ऐसे सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिन लोगों ने इस केस के कई अहम सबूत जनता के सामने लाए। डायरेक्टली नहीं लाए, किसी और के थ्रू लाए, लेकिन उनके दिल में यह बात चुभ गई कि एक लड़की की मतलब अबला नारी का तुम अत्याचार करोगे, मतलब उसको एक पहले तो छोटी बच्चियों के साथ जो तुम गलत करोगे, उसका विरोध करने वाले का तुम जो उसके साथ गलत करोगे, उस आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार, जी बोल लीजिए अगर आ रहे हैं तो आप तो। अभी आ रही, हाँ अभी आ रही क्या? जी आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ तो ये, हाँ तो उनका भी अंदर से उनके सत्सद विवेक बुद्धि जो थी, उनका अंदर से जमीर जाग गया, या फिर वो पहले से अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि इसको हम छोड़ेंगे, और उन्होंने अपनी जो लिमिटेशन थी उसके तहत बाहर ना आते हुए अच्छे तरीके से जो जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, कई चीजें अभी बाहर नहीं है, कई चीजें बताया भी नहीं गया है कई लोगों को। अभी जैसा चलेगा ना केस, उस समय जो मालूम पड़ेगा, तो ये जो ये चला रहे डिस्करेज करने के लिए कि कोई एविडेंस नहीं है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो गए, ये नैरेटिव बोलना तुम्हारे पास रखो तुम। नाम के साथ राइटिंग में कंप्लेंट दी है, एफिडेविट पे हाई कोर्ट में बोला है, और रशीद खान पठान साहब के 150, 200, 300 पेज के 3 एफिडेविट है विथ एविडेंस, वो भी कम है, पूरे नहीं दिए एविडेंस। आदित्य ठाकरे का एक एफिडेविट है, एक वर्ड नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 वो बीजेपी से स्पॉन्सर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तू ये बता कि भाई तू उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था तो तेरा मूवमेंट रजिस्टर ये सब लाकर दे दे, तेरा मोबाइल टावर लोकेशन ला के दे दे, वो भी नहीं बता रहा। ये बता कि रिया चक्रवर्ती की तेरे संबंध नहीं थे, तूने क्यों झूठ बोला। और दिशा सालियान का जिस दिन मर्डर होता है उसी दिन 8 जून को तू रिया चक्रवर्ती को तू बोलता है या तेरा आदमी बोलता है कि वहां से निकल जाए सुशांत सिंह के वहां से। बाद में जिस समय सुशांत सिंह का मर्डर होता है उस समय तेरे और रिया के 44 बार फोन कॉल होते हैं। बाद में ड्रग्स के बिजनेस का पूरा चैट रिकवरी। और एक वर्ड लिख लीजिए आप, हाइड्रोपोनिक वीड का कंजम्पशन करते हैं आदित्य ठाकरे, दैट इज प्रोहिबिटेड, वो भी ऑफेंस है। इसके अलावा करण सजनानी के केस में क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 कवर किए हैं रिया चक्रवर्ती, करण सजनानी और नवाब मलिक के दामाद समीर खान। उसमें जो चीजें निकली है ना मिस्टर आदित्य ठाकरे, वो उनको बहुत बेहतर, उनको भी पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता है, हमारे टीम को पता है। बाकी जनता के सामने हम चाहते कि एसआईटी दे, उस समय जो तहलका होगा उस समय देखने लायक होगा।
तो अभी तो मैंने बता दिया। अभी जो ऑनेस्ट पत्रकार जो कहते हैं खुद को, आप जाकर सवाल पूछिए एसआईटी से कि जो जो ये बातें कही गई है उसमें आपका क्या कहना है। आदित्य ठाकरे से पूछिए कि तुमने इतना झूठ क्यों बोला, और जब हाईकोर्ट में गया इंटरवेंशन लेके तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये वाला पॉइंट झूठा है, वो सिर्फ ये कह रहे कि नहीं 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 बीजेपी के आरोप ऐसा चलेगा, और आपने आपका मोबाइल टावर लोकेशन क्यों नहीं दिया, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था वो झूठा साबित हो गया, और एक बार नहीं कई बार झूठ साबित हुआ आपका। तो ये जो, और एक मतलब